केदारनाथ अपने घर के बिल्कुल सामने लगे हुए एक छोटे से आम के पौधे को बड़े प्यार से पानी दे रहे हैं। वो उसकी पत्तियों को अपने हाथों से सहला रहे हैं। तभी फूलमती 2 कप चाय लेकर घर के बाहर आती है। केदारनाथ पौधों से बातें करते हुए और भावुक होकर कहते, देख मेरे बच्चे, कितना बड़ा हो गया है तू। मेरे दादाजी ने जब तेरा बीज मेरे हाथों में रखा था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना सुंदर पौधा बनेगा। लीजिए जी, चाय पी लीजिए। सुबह आँख खुलते इस पौधे के साथ आपकी पंचायत शुरू हो जाती है। आप जितना प्यार इस पौधे से करते हैं ना, कभी कभी तो मुझे इससे जलन होने लगती है। अरे पगली, ये कोई मामूली पौधा नहीं है फूलवती। दादाजी ने आखिरी सांस लेने से पहले इसका बीज मुझे दिया था और कहा था, केदार ये एक जादुई पेड़ बनेगा, एक दिन ये तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। उनकी वो बात मेरे दिल में आज भी छपी है। मैं क्या मना कर रही हूँ जी, दादाजी की आखिरी निशानी है। हम इसे जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे। पर मेरी चिंता ये है कि जब ये बड़ा होगा, फल देगा और हमारी परेशानियां दूर करेगा, तब तक कहीं हम बूढ़े ना हो जाएं। तभी कैलाशनाथ हाथ में एक छोटी सी लकड़ी घुमाते हुए मजे से गाता हुआ वहाँ पर आता है। अरे ओ केदार, क्या बात है। सुबह सुबह मियाँ बीबी ने घर के सामने पौधे के इर्द गिर्द कोई मीटिंग बिठा रखी है क्या? आजा कैलाशनाथ। कुछ नहीं यार, बस दादाजी के दिए इस पौधे के बारे में ही बात कर रहे थे। तुझे पता है ना, दादाजी ने कहा था कि इसमें कोई चमत्कार है। अरे यार केदार, तू आज भी छोटा बच्चा ही है क्या? वो दादा परदादा लोग ना बच्चों को खुश करने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते थे। अब कल को तू कहेगा कि इस पेड़ पर सोने के आम लगेंगे। तू मजाक मत उड़ा कैलाशनाथ। मेरे दादाजी ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मुझे उनकी बात पर पूरा भरोसा है। ठीक है मेरे भाई, मान लिया। जब तेरा वो चमत्कार होगा ना, तो सबसे पहले मुझे बुलाना। मैं भी तो देखूं वो सोने का आम। मैं चलता हूँ। और हंसते हुए चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुबह का समय, सूरज उग रहा है। केदारनाथ उबासी लेता हुआ घर के दरवाजे के बाहर आता है। अचानक उसकी नजर घर के सामने वाले उस पौधे पर पड़ती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बुत बनकर खड़ा हो जाता है। पौधे पर सिर्फ एक ही आम लगा है, लेकिन वो आम एक इंसान के धड़ जितना बराबर है। फूलवती, ओ फूलवती, कैलाशनाथ, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी बाहर आओ, भाग कर आओ। केदारनाथ की चीख सुनकर फूलमती घबराते हुए दौड़कर बाहर आती है। पड़ोस से कैलाशनाथ भी भागता हुआ आता है। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? कोई सांप वाप निकला आया क्या? सांप नहीं फूलवती, वहाँ देख। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। फूलवती और कैलाशनाथ पेड़ की तरफ देखते हैं। दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है बे? ये आम है या किसी डायनासोर का अंडा? मेरी पूरी जिंदगी में मैंने इतना बड़ा फल नहीं देखा। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? रातों रात इतना बड़ा फल कैसे आ गया? कल शाम तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। देखा कैलाशनाथ, मेरे दादाजी की बात झूठ नहीं थी। ये सच में एक जादुई पेड़ है। ये दादाजी का ही आशीर्वाद है यार। भाई केदार, तेरे दादाजी तो अंतर्यामी निकले। मैंने फालतू में मजाक उड़ाया था। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। लेकिन एक बात बता, इस पहाड़ जितने आम का हम करेंगे क्या? करना क्या है? ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। इसे हम बाजार में बेचेंगे, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हमारे घर की छत कब से टपक रही है, उन पैसों से छत ठीक करवाएंगे। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है फूलवती, पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इसे पेड़ से नीचे कैसे उतारें? दोपहर का समय, तीनों उस बड़े आम को उतारने की तरकीब निकालते हैं। केदारनाथ एक लकड़ी की सीढ़ी लेकर आता है। तू टेंशन मत ले केदार, तू सीढ़ी पर चढ़। मैं नीचे से सीढ़ी को कस के पकड़ता हूँ, बस फिसल मत जाना। केदारनाथ सीढ़ी चढ़ते हुए कहता है, हाँ भाई, कस के पकड़ना। फिर ऊपर पहुंचकर आम को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। अरे बाप रे कैलाशनाथ, ये कोई मामूली आम नहीं है। ये तो पत्थर की तरह भारी है। कम से कम 50-60 किलो का होगा। मेरे दोनों हाथों में आ भी नहीं रहा। अरे जोर लगा के तोड़ना यार। नहीं भाई, मेरी कमर टूट जाएगी, पर ये नहीं हिलेगा। अरे छोड़ दीजिए, आप दोनों इसके साथ नीचे गिरेंगे। रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। मैं घर से वो पुरानी वाली मोटी रजाई लेकर आती हूँ। मैं और कैलाशनाथ भैया रजाई को 2 तरफ से पकड़कर खड़े होंगे। आप चाकू से आराम से इसकी डंडी काट देना। ये सीधा रजाई में गिरेगा।
फूलवती दौड़ कर जाती है और एक भारी रजाई ले आती है। फूलवती एक कोना पकड़ती है और कैलाशनाथ दूसरा कोना। हम तैयार हैं जी, आप काट दीजिए। केदारनाथ सावधानी से डंडी काटता है। आम धड़ाम से रजाई में गिरता है। उसके भारी वजन और झटके से कैलाशनाथ और फूलवती दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। तीनों उस बड़े आम के चारों तरफ जमीन पर बैठे हैं। आम की खुशबू से पूरा घर महक रहा है। आहा, क्या खुशबू है यार। ऐसी मीठी और लाजवाब महक मैंने आज तक नहीं सूंघी। ए जी सुनिए, जब ये नीचे गिरा था ना तो यहाँ पर थोड़ा सा दब गया है। अगर हमने इसे ऐसा ही रखा तो ये बहुत जल्दी सड़ जाएगा और गांव में इतना बड़ा और महंगा आम कोई एक साथ खरीदेगा भी नहीं। फिर क्या करें फूलवती, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे आप फिक्र क्यों करते, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया है। हम इस आम को काटेंगे और इसका गाढ़ा जूस निकालेंगे और उसे बड़े से ड्रम में भरकर बाजार में ग्लास के हिसाब से बेचेंगे। शहर में माजा बिकता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अगर हम कीमत थोड़ी कम रखेंगे तो गांव का हर इंसान पीना चाहेगा। वाह भाभी वाह, मान गए आपके दिमाग को। एकदम सुपर आइडिया है। हम इसका नाम रखेंगे केदारनाथ का जादुई माजा। तीनों मिलकर मेहनत से उस आम को काटते हैं। अंदर का गूदा एकदम सोने की तरह चमक रहा होता है। वो बड़े बड़े बर्तन लाते हैं और उसका जूस निकालते हैं। उस एक आम से पूरा का पूरा एक बड़ा ड्रम जूस से भर गया है। जूस बहुत ही गाढ़ा और खुशबूदार है। फूलवती, तू सच में बहुत समझदार है। कल सुबह सुबह ही हम इसे गांव के चौराहे पर लगाएंगे। देखना, दादाजी का आशीर्वाद हमारे बहुत काम आएगा। अगले दिन सुबह केदारनाथ, फूलवती और कैलाशनाथ ने चौराहे पर एक छोटी सी मेज लगाई है। उस पर जूस का बड़ा ड्रम रखा है और पास में कुछ साफ ग्लास। एक गत्ते पर लिखा है केदारनाथ का जादुई माजा। आ जाओ भाइयों, आ गया है केदारनाथ का जादुई माजा। एक गिलास पियोगे तो सारी थकान भूल जाओगे। आ जाओ। तभी वहां से गांव का कंजूस व्यापारी देशराज गुजरता है। उसकी नजर ड्रम पर पड़ती है और वो शक की निगाह से उनके पास आता है। क्या बात है केदारनाथ, तू तो हमेशा अपने खेतों में लगा रहता था। आज ये क्या नया धंधा खोलकर बैठ गया? और ये कैलाशनाथ सुबह सुबह क्या गला फाड़ रहा है? कौन सा माजा है ये? नमस्ते देशराज जी, ये कोई बाजार वाला जूस नहीं है। मेरे दादाजी के लगाए पौधे पर एक चमत्कारिक आम उगा था। ये उसी का ताजा रस है। बहुत ही मीठा और ताकतवर है। अच्छा जी, जादुई आम। देख केदारनाथ, मैं फालतू बातों में नहीं आता। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो ही पैसे दूंगा, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ला, पहले एक छोटा गिलास चखा कर दिखा। केदारनाथ मुस्कुराता है और एक गिलास में गाढ़ा सुनहरा रस भरकर देशराज को देता है। देशराज एक घूंट भरता है। वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है और एक ही सांस में पूरा ग्लास गटक जाता है। देशराज मन ही मन में, अरे बाप रे, ये तो साक्षात अमृत है। ऐसा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। अगर मैं ये पूरा ड्रम शहर ले जाकर अमीरों को बेचूं तो कम से कम 10 गुना मुनाफा कमाऊं। मेरी तो लॉटरी लग गई। ठीक ही है, कुछ खास नहीं है। एक काम कर केदारनाथ, मेरे घर पर आज कुछ मेहमान आ रहे हैं। ये पूरा ड्रम तू मुझे ही दे दे। बता, कितने पैसे लेगा इसके? सेठ जी, ये बहुत ही दुर्लभ आम का रस है। इस पूरे ड्रम के 500 रुपए होंगे। देशराज ऐसे नाटक करता है जैसे उसे सदमा लगा हो। 500 रुपए? क्या दिन दहाड़े लूट मचा रखी है केदारनाथ? इस मामूली से जूस के 500 रुपए? मैं इसके सिर्फ 200 रुपए दूंगा। देना है तो दे, वरना मैं चला। देशराज जी, ये कोई मामूली रस नहीं है। अगर हम एक एक ग्लास बेचेंगे तो आराम से 1000 रुपए कमा लेंगे। आपको 500 में लेना है तो लीजिए, वरना हमारा रास्ता छोड़िए। सेठ जी, अगर आपको नहीं जमता तो आप जा सकते हैं। अभी शहर से बड़ी बड़ी गाड़ियां आने वाली हैं इसे खरीदने के लिए। देशराज घबरा कर कि कहीं और कोई इसे ना खरीद ले। अरे अरे, गुस्सा क्यों होते हो भाई? तुम लोगों से मोल भाव करना तो बेकार है। ये लो अपने 500 रुपए। बस ये ड्रम ध्यान से मेरे घर भिजवा देना। देशराज जेब से 500 रुपए निकाल कर देता है और मन ही मन खुश होता है और चला जाता है। उसी दिन रात को देशराज अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है और उस बड़े से ड्रम को देखकर लालची हंसी हंस रहा है। मेहमान? कौन से मेहमान? ये अमृत मैं किसी और को क्यों दूं?
इसे तो मैं अकेला ही पीऊंगा, एक एक घूंट का मजा लूंगा। देशराज एक बड़ा सा जग भरता है और गटर गटर पीने लगता है। जूस इतना स्वादिष्ट है कि वो रुक ही नहीं पाता। 1 ग्लास 2 ग्लास, लालच में अंधा होकर वो लगभग आधा ड्रम जूस पी जाता है। रात काफी गहरी हो जाती है।